Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karmi and you are watching Lectures by AQ. अच्छा जी, लेक्चर्स की इस सीरीज में we had studied Rutherford atomic model. Now we are going to study the defects of Rutherford atomic model के Rutherford ने जो atomic model को present किया और जो अपने main points दिए, तो उस मॉडल में क्या limitations थी, क्या drawbacks थे। आज हम उन drawbacks को डिस्कस करेंगे कि किस वजह से Rutherford atomic model रिजेक्ट हुआ और उसके बाद नील बोहर ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। सो आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो सबसे पहला डिफेक्ट था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट रेडिएशंस। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी कि जब भी कोई चार्ज बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करती है, ऑर्बिट में एक्सेलरेट करती है, तो वो क्या करती है, वो इमिट करती है रेडिएशंस। क्यों इमिट करती है रेडिएशंस? बिकॉज वो मुसलसल एनर्जी लॉस कर रही होती है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रही होती है। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। और ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये कहाँ से आ रही है? तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, उसने जो अपना मॉडल प्रेजेंट किया था, उसने उस मॉडल के अंदर एटम को कंपेयर किया था विद दैट ऑफ द प्लैनेट सिस्टम। So he compared atomic model as that of the planet. जिस तरह से planet जो है वो sun के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह इसने अपना एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए उसने कहा था कि जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द, इसी तरह एटम के अंदर एक सेंटर पोर्शन है विच इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मोशन में है। सो जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, तो वो एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगी। और ये रेडिएशन कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी कहाँ से इमिट हो रही है? ये उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो है वो इमिट हो रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मोशन में है और कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, सो ऑर्बिट विल कंटिन्यू टू श्रिंक, बट दिस डज नॉट हैपन। अब इस पूरे उसके मुताबिक कि अगर ये कह रहा है कि एटम जो है वो प्लैनेट सिस्टम की तरह है और उसमें इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब उस इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से, उस रिवॉल्विंग की वजह से रेडिएशन खारिज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी कम होने की वजह से चाहिए कि एटम का जो साइज है वो श्रिंक हो जाए, या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लॉस करता करता आके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो गिर जाए। लेकिन जब एटम को देखा गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मोशन की वजह से नहीं गिर रहा। इस पॉइंट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और ये पॉइंट उसका डिफेक्ट बन गया। सो जैसा कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर तो चाहिए ये कि वो मुसलसल रिवॉल्व से एनर्जी रेडिएट करें और न्यूक्लियस में गिर जाएं। हालांकि ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहे। अब क्यों नहीं गिर रहे, इस पॉइंट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ये क्यों मोशन के बावजूद भी न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, एनर्जी लॉस कर रहा है ऑल दो, बट ये न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। सो दिस वाज द मेन पॉइंट कि जिसमें रदरफोर्ड का डिफेक्ट आया। रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्यों न्यूक्लियस में आके नहीं गिर रहा। दूसरा पॉइंट है, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगेन वही वाली बात कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये चाहिए कि ये न्यूक्लियस में गिर जाए और ये अनस्टेबल हो, ये साइज श्रिंक हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ऐसा नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये स्टेबिलिटी कहां से आ रही है? इस स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड जो है वो कुछ खासा पॉइंट नहीं दे पाया। सो ये भी रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक बन गया। The third point is it cannot explain the distribution of electron around the nucleus. इसने कहा अपने मॉडल को समझाने के लिए कि जिस तरह से सन है दरमियान में और सन के इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसने कहा एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अब किधर रिवॉल्व कर रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कोई स्पेसिफिक पाथ है या नहीं है, तो इसके बारे में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बस इसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मोशन में है,
कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं फॉलो कर रहे, सो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि ये कहां पे मौजूद है। जिस तरह हर प्लेनेट जो है वो अपनी अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मौजूद है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, बट उस टाइम पे रदरफोर्ड के पास इसका आंसर नहीं था। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है न्यूक्लियस के गिर्द, इसके बारे में भी रदरफोर्ड जो है वो उसके पास जवाब नहीं था। Fourth point is, according to him, the continuous motion of electron around the nucleus will continuously lose energy and should give a continuous spectrum, but it did not happen like that. Again वही वाली बात कि जिस तरह से इसने कंपेयर किया था अपने मॉडल को with that of the solar system, और सोलर सिस्टम में कंटिन्यूअस मोशन हो रही है, तो इसी तरह इसने भी कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन में है, और जब ये कंटिन्यूअसली मोशन में होंगे तो ये एनर्जी रेडिएट करेंगे, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेंगे, यानी इसमें कोई गैप नहीं आएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो जैसे जैसे ये मूव करेंगे ये एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी जाया होती जाएगी, और वो जाया एनर्जी जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि इनमें कोई वक्फा नहीं आ रहा, ये कंटिन्यूअस तरीके से मोशन में है। तो चाहिए ये हमारे पास कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आए, यानी जो रेडिएशंस हैं जब हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखें तो वो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा था, बल्कि एटम जो है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो अब इसका जवाब इसके पास नहीं था कि मैं तो कह रहा हूं कि ये मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं तो चाहिए कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे, बट ये तो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। इसके बारे में इसके पास कोई आंसर नहीं था, तो कंटिन्यूअस मोशन की वजह से चाहिए था कि इट शुड गिव अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, but it did not happen like that. It is giving us a line spectrum. इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, क्यों ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा। एंड द लास्ट पॉइंट, his model did not give any explanation of the chemical properties, atomic number, mass number, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं दे रहा था, किसी केमिकल प्रॉपर्टी कोई एलिमेंट की हमें वो नहीं बता रहा था। सो दीज वर द पॉइंट्स के ये हमारे पास रदरफोर्ड का डिफेक्ट्स बने, और इन्हीं डिफेक्ट्स को, इन्हीं लिमिटेशंस को बेस बना के फिर नील बोहर ने जो है वो अपना दूसरा मॉडल प्रेजेंट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नील बोहर को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड हमने, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, पहले वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पूरा लेक्चर देखे कि किस तरह से उसने अपने मॉडल को प्रेजेंट किया। लिंक और जो है आप लोगों को स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मैं शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। तो वहां से आप लोग पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करें कि कैसे उसने एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया, क्या उसने मेन पॉइंट्स दिए, और उसके बाद फिर आप इसके डिफेक्ट्स को पढ़ें, और इन डिफेक्ट्स को बेस बना के अब ये जो सारे आंसर्स थे, ये जो सारे क्वेश्चंस थे, इनको बेस बना के नील बोहर ने जो है वो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नील बोहर को डिस्कस करेंगे। सो इससे रिलेटेड दो SLO बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है तो वो मेन पॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और दूसरा या इसका पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसने अपने एटॉमिक मॉडल में उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और थर्ड जो क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। होप सो आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने क्वेरीज, अगर कोई टॉपिक है तो उसको आप मेंशन करें।